Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 110 की यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल बिहेवियर, इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सोशल परसेप्शन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर को समझा था, जिसमें हमने एट्रीब्यूशन, स्कीमास एंड ह्यूरिस्टिक्स को हमने पढ़ा। अब सेकंड पार्ट में हम वोटिंग बिहेवियर को समझेंगे कि वोटिंग बिहेवियर क्या है, किस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में समझेंगे और किस तरीके से मीडिया इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल बिहेवियर को। तो स्टार्ट करते हैं वोटिंग बिहेवियर से। वोटिंग बिहेवियर की हम लोग किस बेसिस पर, ठीक है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा वोट, हम किसी को वोट देते हैं, किसी को वोट नहीं देते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है, ये वाला बिहेवियर हमारा होता है। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोशल इन्फ्लुएंस एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, ये दो ऐसे बिहेवियर हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वोटिंग बिहेवियर को। तो हमें अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एन एरिया हेल्प्स वोटर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। तो अगर हम सोशल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को हम समझे कि किस तरीके से हम लोग जो हैं क्या चीज़ें हम समझते हैं, किस तरीके से हम परसेप्शन बनाते हैं लोगों का, किस तरीके से जो वोटर, जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किन सुपरफिशियल चीज़ों के बेसिस पर हम लोग वोटिंग करते हैं, वो अगर हम समझते हैं तो हम एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन चॉइसेस बना सकते हैं ताकि सोसाइटी को उससे मदद हो। तो इस वजह से हम वोटिंग बिहेवियर को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस 107 में हमने पढ़ा था। तो सोशल इन्फ्लुएंस में मेनली 3 तरीके बिहेवियर आते हैं जो हमें हर बार समझने हैं: कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि किस तरीके से हम परसुएड होते हैं, फिर लोगों को परसुएड कर सकते हैं ताकि वो हमें एक सर्टेन वे में परसीव करें। वो सोशल इन्फ्लुएंस है, यानी कि एक तरीके से परसुएड करना दूसरों को, उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जा रहा है। अब इसमें हम लोग किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं या फिर कोई हमारा बिहेवियर चेंज कर सकता है। एटीट्यूड, ओपिनियंस, जजमेंट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि किसी को हमने किसी एक सर्टेन वे में देखा क्योंकि उसने ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करा था, उसने हमें इन्फ्लुएंस कर दिया, तो उसे हम सोशल इन्फ्लुएंस कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी क्या है कि जब बहुत सारे लोग कोई एक डिसीजन ले रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ अलग डिसीजन चल रहा होता है तो हमें एक प्रेशर फील होता है कि नहीं, मेजॉरिटी जिस डायरेक्शन में जा रही है हमें उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। अब कोई हमें प्रेशराइज नहीं करता, कोई हमें बोलता नहीं है इस चीज़ के लिए, बट हम खुद से वो प्रेशर फील करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है हमारे आसपास के, हमारी फैमिली के, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो इस वाले कैंडिडेट को या फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे और आपके दिमाग में कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर कुछ भी नहीं था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो जहाँ मेजॉरिटी जा रही थी आप उन्हीं के पीछे चले गए क्योंकि आपको एक प्रेशर फील हुआ कि हाँ, मुझे मेजॉरिटी के साथ रहना चाहिए, उनके ग्रुप में मुझे फिट होना है, मुझे अपनी अलग सोच नहीं बनानी, मुझे अलग नहीं चलना। तो वो कन्फर्मिटी कहा जाता है जब हम एक प्रेशर फील करते हैं टू बिहेव लाइक अदर्स, उसे कन्फर्मिटी कहेंगे। यहाँ पे जो आज एक्सपेरिमेंट था जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने, जो कन्फेडरेट्स थे, उन्होंने इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे और एक पार्टिसिपेंट ऐसा था जो रियल पार्टिसिपेंट था, बाकी सारे फेक पार्टिसिपेंट्स थे। तो जो फेक पार्टिसिपेंट्स थे जिनको रिसर्चर ने बैठाया था और उनसे कहा था कि भाई तुम इनकरेक्ट आंसर्स देते जाना, और जो एक पार्टिसिपेंट था उसे बेचारे को कुछ पता नहीं था, तो वो देख रहा था यार सारे जने जो है इनकरेक्ट आंसर्स देते जा रहे हैं और मेरे दिमाग में तो कुछ और आंसर है, तो मे भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो मुझे ग्रुप के साथ रहना है। तो वो भी गलत आंसर दे रहा था, तो उसे कन्फर्मिटी कहा जाता है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें इधर लिख देना या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब कन्फर्मिटी कैसे होती है, 2 टाइप्स में हो जाती है कि हम क्यों कन्फर्म करते हैं। 2 रीजंस होते हैं, 2 तरीके होते हैं: नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। ये भी हमने सब डिटेल में पढ़ रखा है 107 में। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस होता है जब हम चाहते हैं, जब हम इस वजह से किसी को कन्फर्म करते हैं, किसी चीज़ पे कन्फर्म करते हैं, लोगों के साथ होते हैं ताकि हमें ग्रुप में साथ मिल सके, कि हमारा एक ग्रुप बन सके, लोग हमें पसंद करें सिर्फ इस वजह से। नॉर्मेटिव वर्ड आने का मतलब होता है कि मेजॉरिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर मेजॉरिटी पे क्या बात है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस हो गया जब हमें बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना है, एक ग्रुप का पार्ट बनना है, हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग हमें पसंद करें और वो मुझे पसंद करें, इस वजह से मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस होता है, इस वजह से हम कंफर्म करते हैं। दूसरा होता है इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस हो गया एक्सेप्टिंग अदर्स व्यूज एज रियलिटी, कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ सही होती है क्या गलत होती है, तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि उसे समझ में आए कि एक्चुअल में क्या सही है क्या नहीं है। उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है और जैसे उसके पेरेंट्स बता रहे हैं उसको वही सही लग रहा है क्योंकि वहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी तक उसे खुद को कुछ नहीं पता, तो उसे इन्फॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस चाहिए कि हमारी टेंडेंसी होती है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हमें जानना है कि एक्चुअल में क्या चीज़ सही है, सही गलत क्या है, वो हमें जानना होता है। या फिर किसी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले उस चीज़ के बारे में। तो वो इन्फॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से भी हम दूसरों को देखते हैं कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके, या फिर हम दूसरों की जो रियलिटी उन्होंने बना रखी है उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको कोई आंसर नहीं आता है
और आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्लास में हमेशा टॉप करता है, और उसने उस आंसर को लिख रखा है या फिर उस ऑप्शन को टिक करा हुआ है, तो आप ज़्यादातर ये समझोगे कि यार इसने जो आंसर लिखा है वो ही करेक्ट होगा, क्योंकि आपको तो ना तो सही पता है क्या है ना गलत पता है क्या है। तो आपको ने उसी का आंसर को लिख लिया क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने दूसरे की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपको लगता था वो सही है। सिर्फ ये रीज़न होता है। इन्फॉर्मेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, तो ये दो तरीके के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक तो हम इस मर्जी से करते हैं, इस वजह से करते हैं कि हमें दूसरों के साथ रहना है, उस वजह से। दूसरा होता है हमें जानना है कि यार क्या सही है क्या गलत है, या फिर क्या रियलिटी है। तो हमें खुद की रियलिटी समझ में नहीं आती तो हम दूसरे की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस हो गया। तो और कुछ होते हैं एंटी कन्फर्मिस्ट। एंटी कन्फर्मिस्ट कौन लोग होते हैं जो दूसरों को कन्फर्म नहीं करते या फिर कन्फर्म करने से रेसिस्ट करते हैं, उन्हें एंटी कन्फर्मिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, ठीक है, यूनिकनेस अपनी बनाए रखनी होती है, इसलिए उन्हें एंटी कन्फर्मिस्ट कहा जाता है। तो ये हुआ कन्फर्मिटी, सोशल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लायंस। अब जैसे हमने कन्फर्मिटी पढ़ा, आप कन्फर्मिटी को पॉलिटिकल बिहेवियर में कैसे लगा सकते हैं कि वोटिंग बिहेवियर हमें नहीं समझ में आ रहा भाई किसे वोट देना है। हमने देखा है हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स जो हैं सब लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता था किसे देना है, या फिर हम चाहते थे कि हमारे दोस्त या फिर हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करें, वो हमें जो ग्रुप से ना निकाल दे, वो ये ना समझे कि भाई मेरे में अकल नहीं है या फिर मुझे कुछ पता नहीं है चीज़ों का, या फिर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो मैंने भी उन्हीं को वोट दे दिया। तो वो हो गया कन्फर्मिटी की वजह से। तो इधर भी वोटिंग बिहेवियर जो इन्फ्लुएंस होता है कन्फर्मिटी की वजह से। सेकेंड यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस बिहेवियर आ जाता है कंप्लायंस। अब कंप्लायंस क्या है कि कोई और हमसे जो है कोई रिक्वेस्ट करता है, कुछ हेल्प के लिए जो है बोलता है, फिर कुछ रिक्वेस्ट करता है और हम उधर कंप्लाई कर जाते हैं कि हम उसे मदद करने के लिए हाँ बोल देते हैं। कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई मुझे प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो, तो उसने आपसे रिक्वेस्ट करी है, उसके बाद आपने उसको हाँ बोला है, आपने अपनी तरफ से प्रेशर फील नहीं करा, किसी ने आपको बोला है मदद करने के लिए। तो वो चीज़ कंप्लायंस होती है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, फिर अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, बिलीव्स को चेंज करते हैं क्योंकि किसी और ने हमें सजेस्ट करा है या किसी ने हमें रिक्वेस्ट करा है। अब यहाँ पे कंप्लायंस में बहुत सारी टेक्निक्स है जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे इनग्रेसिएशन। इनग्रेसिएशन क्या है कि या तो खुद को अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएं और आप पे कंप्लाई कर जाएं, या फिर आप दूसरों की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करो, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन वहाँ पे बढ़ानी है। एनहांसिंग अट्रैक्टिवनेस टू गेन कंप्लायंस। अब आप अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हो, या तो आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताओगे, तब लोग आपको पसंद कर सकते हैं और फिर आपसे कंप्लाई कर जाएंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को या सजेशंस को मान लेंगे, या फिर आप दूसरों को इतना ज़्यादा अच्छा फील करवाओ, दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो कि वो फिर उनको अच्छा फील हो आपके साथ, तो वो आपसे जब भी अट्रैक्ट कर जाएंगी, तो वहाँ पर भी फिर आप कोई रिक्वेस्ट रखोगे तो वो कंप्लाई कर जाएंगे। तो इनग्रेसिएशन जैसे पॉलिटिशियंस या कैंडिडेट्स करते हैं कि वो अपने बारे में या तो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा बताते हैं कि आप उनको अट्रैक्टिव फील करो कि मैंने इतना बड़ा काम करा है, मैंने ये करा है, या फिर मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरी सोच ऐसी है, या फिर वो ऑडियंस के बारे में या फिर जो भी पब्लिक है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर भी कंप्लायंस आ जाती है। तो इनग्रेसिएशन एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक हमारे पास आ जाती है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर यही है कि आप पहले एक छोटी रिक्वेस्ट रखते हो, फिर जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है फिर आप बड़ी रिक्वेस्ट रखते हो, उसे फुट इन द डोर टेक्निक कहा जाता है। डोर इन द फेस है कि आप पहले ही इतनी बड़ी रिक्वेस्ट रख देते हो जो आपको पता है कि यार ये पूरी करने नहीं वाला, ठीक है, और जैसे ही वो डिनाई कर जाता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, फिर आप एक छोटी रिक्वेस्ट रखते हो कि चलो इतना बड़ा तो आप नहीं कर सकते, चलो इतना तो कर दो। तो वहाँ पर भी उसे डोर इन द फेस टेक्निक कहा जाता है। मेकिंग अ लार्ज रिक्वेस्ट फर्स्ट देन अ स्मॉलर वन इफ़ डिनाइड, कि अगर बड़ी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है कि आपने सीधा जब अपना मतलब आप डोर इन द फेस या फुट इन द डोर को ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने दरवाज़ा खोला, पहले अपना पैर रखा तो पैर क्या हो गया, वो छोटा हो गया, तो आपने पहले छोटी रिक्वेस्ट रखी थी, फिर जब वो एक्सेप्ट हो गई फिर आपने बड़ी रिक्वेस्ट भी रख दी कि अच्छा आपने पहले ये रिक्वेस्ट तो मान ही ली है तो अब ये भी मान लो, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है कंसिस्टेंट रहने की। डोर इन द फेस ऑन द अदर हैंड हो गया कि आप पहले बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रखते हो, ठीक है, जो आपको पता होता है कि यार ये तो मना करने वाला है, और जैसे ही मना कर देगा फिर मैं अपनी जो एक्चुअल में जो मेरी छोटी रिक्वेस्ट है वो मैं रख दूंगा, क्योंकि एक तो इन्होंने मना कर दिया बट अब दूसरी तो इसको हाँ करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत छोटी है, और सामने वाले को भी ये इल्यूजन या फिर डिल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ ये तो मतलब पहले से तो ठीक है, कि पहले किसी जो आपको कोई सामान खरीदना था और जो सेलर था उसने आपको बोला कि भाई ये तो मतलब इतनी 1000 रुपये की चीज़ है, ठीक है, एक्चुअल में उसका प्राइस 500 हो सकता है, तो उसने 1000 रुपये आपको बताया, फिर आपको लगता है यार ये तो बहुत महंगा है, फिर वो ना करते करते आपको 600 पे ले आता है और आपको लगता है यार 1000 से 600 तो बहुत कम है, और फिर आप हाँ कर जाते हो। तो वो डोर इन द फेस टेक्निक हो गई। लास्ट होती है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। दैट्स नॉट ऑल में हो गया कि आपको अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा तो सिर्फ इसके साथ आपको ये डिस्काउंट भी मिलेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी मिलेगा, इसके साथ इतना ही नहीं कि बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, फ्री डिलीवरी मिलेगी और कैश प्राइस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो अपने आप जो आपका प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ को, अपनी रिक्वेस्ट को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना देते हैं कि सामने वाला कंप्लाई कर जाता है, उसे लगता है इसमें तो मेरा बहुत फ़ायदा है कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर ये सुविधा मिलेगी, आपको ये फ्री मिलेगा, या फिर वो इतना आपके लिए हम लोग ये बनवा देंगे, या फिर दूसरी चीज़ें बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, या फिर ये कर देंगे, इतनी आपको छूट मिलेगी, इतना जो है खर्चा कम होगा। तो इतनी चीज़ें आपको बताते रहते हैं कि आप ढूंढते हो कि कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और उसके बेसिस पर आप अपना वोटिंग डिसीजन ले लेते हैं।
इसे कहते हैं कंप्लायंस, जिसका जो है पॉलिटिशियंस कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, ताकि उनकी इमेज और अच्छी हो सके और आप उनको वोट दे सकें। तो ये कंप्लायंस होता है। थर्ड आ जाता है ओबीडियंस। ओबीडियंस में आ जाता है फॉलोइंग कमांड्स एंड डायरेक्शंस फ्रॉम अदर्स फ्रॉम दोज विद स्टेटस एंड अथॉरिटी। ओबीडियंस हो गया कि आपको ओबे करना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, आप कोई प्रेशर फील नहीं करते हैं, आपको प्रेशर फील करवाया जाता है। आपको बोला जाता है, जैसे पेरेंट्स नहीं या टीचर्स नहीं, जो आपसे बड़े होते हैं, जिनके पास कोई अथॉरिटी होती है, वो आपको कमांड करते हैं कि भाई मैंने ये काम बोला है आपको करने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसे ओबीडियंस कहा जाता है। और ओबीडियंस का हमने एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था मिल्ग्राम एक्सपेरिमेंट, वो आप इसमें लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होता है अथॉरिटेरियन सबमिसिव, कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये हमसे बड़े हैं, ठीक है, एज में हो गया या अथॉरिटी में हो गया, ये हमसे बड़े हैं, और जो ये हमसे कह रहे हैं हम सबमिसिव होकर के उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ ये हमसे बड़े। हमारी टेंडेंसी, जैसे हमें हमेशा से बचपन से इंडियन कल्चर में तो सिखाया गया कि अपने बड़ों की बात माननी है। जो आपसे बड़े हैं, किसी पोस्ट पे बड़े हैं या फिर कैसे भी बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं उनकी बात आपको माननी चाहिए। तो वो हमारे दिमाग में वो चीज़ क्रिएट बनी हुई रहती है और हम उनको ओबे करते जाते हैं। ये हमारी टेंडेंसी हो गई है। तो हमारा जो भी अथॉरिटी फिगर होता है हम उसके सबमिसिव हो जाते हैं और उसकी बात मानने लग जाते हैं। उसे ओबीडियंस कहा जाता है। अवेयरनेस, इंडिविजुअल्स शुड बी अवेयर ऑफ हार्मफुल डायरेक्शंस एंड चैलेंजेस अननेसेसरी और हार्मफुल अथॉरिटी, कि जो अननेसेसरी अथॉरिटी है या फिर जो हार्मफुल अथॉरिटी है या फिर उनकी जो कमांड्स हैं, जो उनकी डायरेक्शंस है, जो वो आपको निर्देश या आदेश दे रहे हैं कि भाई ये काम करो, आपको यहाँ पे इस समय आपको यहाँ पे आंदोलन करना है या फिर ये करना है, लोगों को मारना है, फिर कुछ भी करना है, आप उनको सुनो या ना सुनो, वो इतनी समझ आपको होनी चाहिए। आपको अवेयर होना चाहिए कि कोई पॉलिटिशियन आपको बोल रहा है कि अच्छा दूसरी जो पार्टी है वो इतना गलत करिए, यहाँ पे अब सारे जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, जो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप इधर आ जाओ, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम पर्टिकुलर एरिया को ख़राब कर देंगे या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, और बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इसको, कंट्री को या फिर दूसरे जो लोग हैं उनको। तो उसे ओबीडियंस कहा जाता है। तो ये हमने सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ा कि इस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट करता है उस पर, कि हम लोग इन सब स्ट्रैटेजीज जो वो लोग यूज़ करते हैं फिर ऐसे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इनके सुपरफिशियल चीज़ों के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं वोटिंग बिहेवियर का, और फिर इसके बेसिस पर सोच समझ करके फिर कोई डिसीजन लेना है। ये इस चीज़ में हमें हेल्प करी है कौन, सोशल साइकोलॉजी। तो अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस कर सकती है किसे, वोटिंग बिहेवियर को। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि कैसे दो लोगों के बीच में हम लोग अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, दो लोग आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन या फिर एक सिमिलैरिटी फील करते हैं, उसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि ठीक है कोई दिखने में हमें अट्रैक्टिव लगता है तो इस वजह से हम उससे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं या फिर उसके बेसिस पर अपना डिसीजन ले लेते हैं, फिर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं अट्रैक्शन के। सबसे पहले तो देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या फिर वेल ग्रूम्ड, कि उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, बहुत साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, ठीक है, और दिखने में काफ़ी सही लग रहा है, तो उसको हम लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव उससे फील करते हैं। फिर वार्मथ एंड कॉम्पिटेंस, कि जो आपसे बहुत अच्छे से काफ़ी एम्पैथी आपको शो कर, आपकी बातों को सुन रहा है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई आपको सुन रहा है। अगर आप कहीं किसी रैली में जाते हैं, ठीक है, किसी पॉलिटिशियन की रैली में जाते हैं, किसी कैंडिडेट की रैली में जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला करके लोगों से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे क्या अट्रैक्शन तो फील बिल्कुल भी नहीं करते। तो और जो आपको बहुत ज़्यादा वार्मथ, बहुत ज़्यादा अच्छे से एम्पैथी के साथ आपसे बात कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो वहाँ पर आपको अच्छा फील होता है और आप वहाँ पर अट्रैक्शन फील करते हैं। कॉम्पिटेंस हो गया कि आपको कोई कैंडिडेट जो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं उसके पास, ठीक है, उसे पता है सोशल सिचुएशंस क्या हैं, पढ़ा लिखा है, तो आप उसको ज़्यादा कॉम्पिटेंट फील करते हैं, कि आप मानते हैं कि हाँ ये कंपटीशन का भाग हो सकता है, इसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लीडर के होने चाहिए, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसके, अट्रैक्शन के। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिमिलैरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी, कि जिन लोगों से हम सिमिलर होते हैं, ठीक है, कि मेरे को दिख रहा है कि यार मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती हूँ, मेरी मदर टंग है कुछ, और जो कैंडिडेट खड़ा है वो भी मेरी ही कास्ट का या मेरी रिलीजन का या फिर मेरे ही जो है एरिया का है ना, उसको मैं जानती हूँ, तो मेरे उधर क्या होगी, सिमिलैरिटी आ गई। तो जब सिमिलैरिटी आती है, सिमिलर बिलीव्स या वैल्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी हमें अट्रैक्शन फील होती है। फिर हो जाती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या है कि जब हम किसी को बार बार किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज में होते हैं, ठीक है, कि कोई कैंडिडेट है जिसको आप सिर्फ जो है टेलीविजन पर देख रहे हो, उसको आपने कभी लाइव नहीं देखा या फिर उससे आप इतना ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो। प्रॉक्सिमिटी हो गया बीइंग फिजिकली क्लोज टू समवन, इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अट्रैक्शन, कि जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास एक्सेस होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गलियों में जाकर के, ठीक है, एरियाज़ में जाकर के फिजिकली लोगों से मिल सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, वो भी रोल प्ले करती है, वहाँ पर भी आपको अट्रैक्शन फील होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आपको 107 में प्रो सोशल बिहेवियर या फिर अट्रैक्शन के बारे में जो चैप्टर था वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ में आए। और फिर जब एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे वो पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड लिखेंगे,
अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, हमने अभी तक डिटरमिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वार्मथ एंड कंपिटेंस, सिमिलैरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी हो गया है। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के। एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट। एसोसिएशन क्या है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाते हैं आपको पहले, कि पहले आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे, या फिर एडवर्टाइजमेंट में भी आपने देखा होगा कि अगर वो खुद के बारे में कुछ बता रहे होते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, अगर एडवर्टीजमेंट होती है तो क्या होता है, पहले आपको बहुत ज़्यादा खुश फील कराया जाता है कि जो जो उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, कितना अच्छा हो रहा है, सब कुछ इतना बढ़िया है, तो पहले आपको अच्छा फील करवाया जाता है। उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया जाता है, तो पहले आपको अच्छा फील करवाया जाएगा ताकि आपके पॉजिटिव इमोशंस जो है इवोक हो आपके अंदर। उसके बाद किसी और इंसान के बारे में बताया जाता है ताकि उसको आप एसोसिएट कर दो, उनका कनेक्शन बना दो कि आपको ये पॉजिटिव फीलिंग किसकी वजह से हो रही है, इस इंसान की वजह से या फिर इस पर्टिकुलर पार्टी की वजह से। तो फिर आपको वो जो खुशी फील होती है उसकी वजह से आप समझते हैं कि यार ये भी अच्छा है, ये भी पॉजिटिवली हम उसे परसीव करते हैं और उन्हें वोट दे देते हैं। तो ये हो गई एसोसिएशन। और क्या होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई आपको बोल रहा है, कोई कैंडिडेट आपको बता रहे हैं कि अच्छा अगर आप हमें वोट देंगे तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, फ्री का सामान मिलेगा, ये फ्री हो जाएगा, या फिर सब्जियाँ सस्ती हो जाएंगी, या फिर ये अच्छा हो जाएगा, इतने कॉलेजेस बनेंगे, इतनी रिक्रूटमेंट जो है आएगी, इतनी सारी सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। तो वो एक तरीके से आपको रीइंफोर्समेंट लगता है कि अच्छा मैंने अगर ये काम करा तो इसके बदले में इतना कुछ अच्छा मुझे मिलेगा, या फिर अगर मैंने किसी और दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो ये सारा कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा मेरे लिए। तो ये एसोसिएशन और रीइंफोर्समेंट का भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन फील होती है। नेक्स्ट आ जाता है रेपिटेड एक्सपोजर। जब हम किसी को बार बार देखते हैं, ये एक तरीके से अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की तरह है कि जिसका आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का, जिसका आपको बैनर्स या फिर जिसकी रैली बहुत ज़्यादा निकलती जा रही है, आप जिसको बार बार देखते जा रहे हो एडवर्टीजमेंट में, बिल बोर्ड्स पे, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। और जब आप फेमिलियर हो जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ यही ठीक है, आप उसको पसंद करने लगते हो, उसको जानने लग जाते हो, और फिर आप उसको क्या है वोट दे सकते हो। तो ये चीज़ हो सकती है, रेपिटेड एक्सपोजर की वजह से भी अट्रैक्शन होती है। फिर आ जाते हैं इमोशंस। इमोशंस वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले बताया कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको या जो कैंडिडेट है उनको हम एसोसिएट करते हैं, यानी जोड़ने लग जाते हैं पॉजिटिव इमोशन से। कि कोई कैंपेन है, ऑफन यूज स्माइलिंग एंड हैप्पी इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट आपको गुस्से में नहीं बल्कि हमेशा हंसते हुए हाथ जोड़ करके ऐसे ही दिखाया जाएगा ताकि आपको पॉजिटिव फील हो उनको देख करके। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, बट इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनको बार बार हमेशा हंसते हुए खुश, या फिर अगर कोई एडवर्टीजमेंट है तो उनमें उन्हें अच्छा दिखाया जाता है ताकि आपको भी अच्छा फील हो, बुरा फील ना हो। जब आपको अच्छा फील होगा और फिर आप उसको एसोसिएट कर दोगे उस इंसान से, तो आपको वो इंसान भी अच्छा फील करने लग जाएगा, उससे वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है इमोशंस। सेम गोज विद द नेगेटिव इमोशंस कि हम दूसरे पॉलिटिशियन पार्टीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं या फिर इस तरीके से उन्हें दिखाया जाता है दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स में कि जिससे आपको नेगेटिव फील हो, और जब नेगेटिव फील होगा आप उनको नेगेटिव परसीव करोगे और फिर आप उनको वोट नहीं दोगे। तो ये इमोशंस हो गया। फिर है परसीव्ड लीडरशिप क्वालिटीज़। परसीव लीडरशिप क्वालिटीज़ में कि आपने कोई कैंडिडेट देखा है, आप उसमें ढूंढते हो कि भाई क्या ये हमें मोटिवेट कर पा रहा है, इसके अंदर बात करने का तरीका है या नहीं है। एक लीडर की जो जो क्वालिटीज़ होती है आप उसमें ढूंढते हो कि क्या इसके अंदर लीडर की सारी क्वालिटी है। अगर ये खुद ही इतना डरता है, इसके अंदर इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, कोई डिसीजन ही जल्दी नहीं ले पाता है, स्किल्स नहीं है इसके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है कि 10 लोगों के बीच में बोल नहीं पाता, तो आप क्या है उसको परसीव नहीं करते एज अ लीडर, तो आप उसको वोट भी नहीं दोगे कि यार ये तो खुद नहीं बोल पा रहे इतने लोगों के बीच में, ये क्या कर लेगा, ये थोट्स आते हैं हमें। तो हम लीडरशिप क्वालिटीज़ को परसीव करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, हम उसको एज अ लीडर परसीव कर सकते हैं। फिर है नॉन वर्बल बिहेवियर, जो हर जगह आता है कि आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इंसान सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या से उसकी लुक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देते हो, बल्कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनको भी आप परसीव करते हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बोलते हुए किस तरीके से उसकी हैंड मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें, उसका फिजिकल पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को देखते हो तब जाकर के आपको कोई पर्सन ट्रस्टवर्थी लगता है। रियल लाइफ में भी हम अगर किसी से मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं और पॉलिटिकल बिहेवियर पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिशियंस को, कैंडिडेट्स को। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अट्रैक्शन को, कि हमें किसी से अट्रैक्शन फील होगी नहीं होगी। एंड इवेंचुअली फिर हम वोटिंग बिहेवियर में जब इसको अप्लाई करें तो कैंडिडेट्स के साथ भी हम सेम ऐसे ही करते हैं कि हमें उनसे अगर अट्रैक्शन फील होती है किसी भी चीज़ को लेकर के तो हम उनको वोट देंगे। तो इस तरीके से इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है किसे, हमारे वोटिंग बिहेवियर को। तो वोटिंग बिहेवियर में 2 चीज़ें आती हैं। वोटिंग बिहेवियर वाली अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको 2 बातें लिखनी है, एक तो सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में बताना है और दूसरा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सोशल इन्फ्लुएंस में हमेशा जब भी सोशल इन्फ्लुएंस की बात आ रही है तो आप 3 जो है बिहेवियर को याद रखना है, कंप्लायंस, कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस, वही 3 आपको लिखने हैं। फिर इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में कि आपको किसी से सिमिलैरिटी फील होती है तब आपको अट्रैक्शन जाती है, आप किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी की कौन आपको बार बार दिखाई दे रहा है, कौन फिजिकल क्लोजनेस, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है क्या होता है आपको अट्रैक्शन फील होती है। फिर बढ़ सकते हैं अट्रैक्शन या फिर कम हो सकती है अगर वो प्रॉक्सिमिटी ना हो, आप किसी को देखो ही ना अपने आसपास। फिर इमोशंस की वजह से और लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें है या नहीं, नॉन वर्बल बिहेवियर,
रिपीटेड एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें क्या है आपको अट्रैक्शन फील करवाते हैं और उसकी वजह से आप उसके बेसिस पर आप वोटिंग अपनी करते हो। तो ये हो गया कि किस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे वोटिंग बिहेवियर को, और वोटिंग बिहेवियर किस में आता है, हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में। अब लास्ट इसमें टॉपिक आ जाता है किस तरीके से मीडिया इन्फ्लुएंस करती है किसी पॉलिटिकल बिहेवियर को। मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, देखो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हम लोग को पॉलिटिशियंस के बारे में जो इतनी दूर बैठे हुए हैं या फिर जिनको हम फिजिकली तो इतना नहीं देख सकते हैं उनके बारे में, या फिर वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलता है, मीडिया के थ्रू पता चलता है। सोशल मीडिया हो गया, फिर टेलीविजन न्यूज़ वगैरह हो गया, इन सब के थ्रू हमें पता चलता है ना। तो वो हो गया पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है मीडिया को। अब इसमें टर्म आ रही है मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग हुआ कि किस तरीके से जो मीडिया है वो हमारे थॉट्स को और बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसको शेप करता है किसी भी इशू को लेकर के। कि अगर कोई ऐसा इशू आपने देखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम जो हर न्यूज़ चैनल पे आपको बार बार दिखाई जा रही है, आप सोशल मीडिया ओपन कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी वही न्यूज़ बार बार चलती जा रही है, तो आपको ऐसा परसीव होगा कि हाँ यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, सब लोग इसके बारे में बात करें तो कुछ बहुत सीरियस है। लेकिन अगर कोई बात आपने सिर्फ एक बार सुनी, फिर कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं सोशल मीडिया पे उसके कोई भी पोस्ट या फिर रील्स वगैरह नहीं आ रही है, तो आपको वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। आपको लगता है कि हाँ ये तो होता जाता रहता है, चलता है, इतना तो हो गया खत्म। लेकिन जब कोई बार बार आपको दिखती है तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो इस तरीके से मीडिया हमें हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के, कि हम उसे इंपॉर्टेंट समझेंगे नहीं समझेंगे। अब टाइप ऑफ एजेंडाज हम लोग को समझने हैं कि जो मीडिया होती है उसके 3 टाइप के एजेंडाज होते हैं। सबसे पहले है पब्लिक एजेंडा, फिर है पॉलिसी एजेंडा एंड मीडिया एजेंडा। पब्लिक एजेंडा क्या है, कोई ऐसा इशू जिसे जो सोसाइटी है, जनरल पब्लिक जिसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसीव करे, उसे पब्लिक एजेंडा कहा जाता है। जैसे पब्लिक के कंसर्न से रिलेटेड जब बातें होती है, जैसे कोविड हो गया, ठीक है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ पॉलिटिशियंस को उनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पूरी जो जनरल पब्लिक है सबको उसके बारे में जानना था कि भाई कैसे ठीक हो सकता है, कितने लोगों के साथ क्या हो रहा है, अभी क्या क्या सिचुएशन चल रही है। तो वो क्या हो गया, पब्लिक एजेंडा, कि जो जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर आ जाता है पॉलिसी एजेंडा। पॉलिसी एजेंडा में हम इशूज़ सीन एज रेलिवेंट बाय पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि ऐसे इशूज़ जो गवर्नमेंट के लिए या फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे दिखाया जाता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या नया जो पॉलिसी बनाई है तो उसके बारे में उन्हें बताना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पॉलिसी मेकर्स के लिए, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, कि सबको उस पॉलिसी के बारे में पता हो जो पॉलिसी से रिलेटेड होता है। गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड, कि कोई हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए कोई नया प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करा गया है या फिर कोई पॉलिसी बनाई गई है, या एजुकेशन को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई गई है तो उसके बारे में बताया जाता है, उसको एक्सटेंसिवली कवर करा जाता है। तो वो क्या हो गया, पॉलिसी एजेंडा, पॉलिसीज़ के बारे में जो बता रहे हैं आपको। पब्लिक एजेंडा हो गया, पॉलिसी एजेंडा हो गया, लास्ट हो गया मीडिया एजेंडा। मीडिया एजेंडा वो एजेंडा है इशूज़ एक्सटेंसिवली कवर्ड बाय द मीडिया, कि जिससे मीडिया बहुत ज़्यादा कवर करती है और आपको चाहती है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दो, वो मीडिया एजेंडा हो गया। जैसे यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो सिर्फ आपको इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको दिखेंगी कि भाई कितनी जो है वोटिंग हुई है, कौन कितने जो है नंबरों से आगे है, ये सब चीज़ें, कितने वोट्स से आगे है या पीछे है, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो उसे मीडिया एक्सटेंसिवली कवर करती है ताकि आप उसको इंपॉर्टेंट समझो। या फिर ऐसे इशूज़ जिन्हें मीडिया बहुत ज़्यादा कवर करती है, वो मीडिया एजेंडा हो गया, उनका पर्टिकुलर एजेंडा। तो पॉलिसी एजेंडा होता है, पब्लिक एजेंडा होता है, पॉलिसी एजेंडा होता है, मीडिया एजेंडा होता है। अब है यहाँ पे पॉलिटिकल प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है, जब आपको अनकॉन्शियस कोई चीज़ें याद आती हैं, ठीक है, मैंने बोला डॉग फूड, तो डॉग फूड बोल के आपके दिमाग में क्या क्या इमेजेस आ रही हैं, तो वो सब हो गया प्राइमिंग, कि आपने जोड़ दिया। वो एसोसिएशन जो अनकॉन्शियस एसोसिएशन बनी हुई होती है उसे प्राइमिंग कहा जाता है। तो पॉलिटिकल प्राइमिंग क्या है, पॉलिटिकल प्राइमिंग का मतलब हो गया कि किस तरीके से मीडिया कवरेज किसी भी इशू की जो होती है, ठीक है, मीडिया ने किसी इशू को कवर करा है, ठीक है, उसकी कवरेज आपको बार बार दिखाई जा रही है। इन्फ्लुएंसेस पीपल्स जजमेंट अबाउट पॉलिटिशियन, कि आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने इतने घोटाले कर रखे हैं, बार बार 2-4 उसकी न्यूज़ आ चुकी हैं, 2-4 बार आपको पता चल चुका है कि इसने क्या क्या काम करे, क्या क्या उसने गलत काम करे। तो आपके दिमाग में वो एसोसिएशन बन जाएगी। अगर नेक्स्ट टाइम को इस पर झूठा इल्जाम भी लगाते हैं ना, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि अरे इन्हें तो पहले भी गलत करा था, अब भी करा ही होगा। तो इस तरीके की जो एसोसिएशन होती है, या फिर पॉलिटिशियंस के बारे में, हर कैंडिडेट के बारे में, या फिर हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी ना किसी कैंडिडेट के बारे में, किसने करप्शन करा है या फिर इसने ये गलत करा है, वो पता चलता रहता है। तो हम लोगों के दिमाग में इमेज बन चुकी है, फिर प्राइमिंग हमारी हो चुकी है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं सब लोग करप्ट होते हैं, ठीक है, सब लोग करप्ट होते हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके की एसोसिएशन हमारी बन जाती है। या फिर इसका ऑपोजिट हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इतना ज़्यादा अच्छा बताया गया, फिर किसी एक कैंडिडेट को इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है, फिर उसको इतना ज़्यादा उसके अच्छे कामों को ही दिखाया जाता है, ताकि हमारे दिमाग में वो एसोसिएशन बन जाए कि यार ये वाला पॉलिटिशियन बेस्ट है, ये अच्छा है, इसने इतने अच्छे जो है काम करे हैं, तो इस वजह से ये अच्छा है, और हम उसको वैसे ही परसीव करने लग जाते हैं। तो उससे पॉलिटिकल प्राइमिंग कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में ऐसी अनकॉन्शियस एसोसिएशन बैठा दी जाती है किसी को लेकर के। मीडियाज़ फोकस ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो मीडिया होती है वो जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं पॉलिटिशियंस के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, उसको ज़्यादा हाईलाइट करती है,
कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी न्यूज़ वगैरह में कि आज ये करप्ट हो गया, आज ये गलत काम हुआ, आज ये किसी ने चोरी करी, आज ये मर्डर हुआ, आज ये रेप हुआ। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बताई जाती है। और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम समझे तो पॉलिटिशियंस ने क्या क्या गलत करा है उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करा जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इवेंचुअली हम लोगों का मतलब ग्रेजुअली हम लोगों का जो बिलीव होता है पॉलिटिशियंस से या फिर जो भी गवर्नमेंट है कैंडिडेट्स के ऊपर से, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है उस नेगेटिविटी की वजह से। तो ये ज़्यादातर देखा गया कि जो मीडिया का फोकस होता है वो नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल बिहेवियर और गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे फ्रेमिंग वही चीज़ है कि आपको किस तरीके से किसी पॉलिटिशियन के बारे में फ्रेम कराया जा रहा है, कि किसी को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा दिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स तो गंदी ही होती है या फिर उसमें तो सिर्फ जो है करप्शन यही होता है। तो आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, फ्रेम करा जा रहा है किसी के बारे में या फिर किसी इवेंट या किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है। उसे फ्रेमिंग कहा जाता है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करी जा रही है कोई स्टोरी, और किसी एक एलिमेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस डाला जाता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करी जाती है, उसे फ्रेमिंग कहा जाता है। तो ओवरऑल हमने समझा कि किस तरीके से मीडिया किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है किसी पॉलिटिकल बिहेवियर को, कि किसी को किस तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है, इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है या फिर ये तो बहुत बुरा है, और हम उसे वैसे ही परसीव करने लग जाते हैं, और हम उसे या तो नेगेटिवली या तो पॉजिटिवली परसीव करेंगे, और वो हमें मीडिया की वजह से हमारी इमेज ऐसे बन जाती है, या फिर हमारे दिमाग में ऐसी इमेज बन जाती है पॉलिटिक्स को लेकर के या फिर गवर्नमेंट को लेकर के या किसी कैंडिडेट को लेकर के। तो इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसी हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने हमारी जो पूरी यूनिट थी BPCC 110 की यूनिट 8 कि हम किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर पर, वो हमारी कवर हो चुकी है। हमने सोशल परसेप्शन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर कवर कर लिया, वोटिंग बिहेवियर हमने कवर कर लिया, एंड मीडिया इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल बिहेवियर ये हमने कवर कर लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना आपका पूरा एज इट इज आ सकता है कि भाई आपको सोशल साइकोलॉजी को अप्लाई करना है पॉलिटिकल बिहेवियर पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देना है कि आपके 3 पेज पूरे कवर हो जाएँ, ठीक है, 3 साढ़े 3 या फिर 3 पेज तो एटलीस्ट कवर हो जाए, आपके फिल हो जाए कंप्लीटली, तो आपका पूरा आंसर कवर हो जाएगा। बट आपको स्पेशली पूछा जा सकता है कि भाई सोशल साइकोलॉजी को अप्लाई करो वोटिंग बिहेवियर पे, तो आपको सिर्फ सोशल इन्फ्लुएंस और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में बताना है, या फिर सोशल परसेप्शन के बारे में बताना है, तो परसेप्शन में हमारा एट्रीब्यूट, स्कीमाज एंड ह्यूरिस्टिक्स रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो या तो आप वीडियो को दोबारा से देखो, या फिर 107 के कुछ जो चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।